हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला जिसमें हमने महर्षि सूत्र के बारे में पढ़ा था। और आज मैंने आपको वो पहले क्यों पढ़ाया उसका आपको रीज़न पता चलेगा। क्योंकि जैसे ही मैं अच शब्द बोलूँगा आपके दिमाग में स्वर आना चाहिए, मैं हल शब्द बोलूँगा आपके दिमाग में व्यंजन आना चाहिए। और व्यंजन जो है इसमें इस तरीके से लिखना है आपको, संस्कृत है, ठीक है। तो आपके दिमाग में व्यंजन आना चाहिए। और अच और हल क्या है ये समझने के लिए आपको कल की क्लास देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों प्रत्याहार आपको मैंने कल पढ़ा रखे हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि डेफिनेशन हम लोग हिंदी में वर्णमाला की सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं। संस्कृत में इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है आपको कि 42 वर्ण होते हैं, जबकि संस्कृत में अगर आपसे पूछता है कि बताओ प्रत्याहार महर्षि सूत्र में कितने हैं, तो प्रत्याहार आपको याद रखने हैं कि वो 42 हैं। 42 प्रत्याहार हैं, ठीक है, और 46 वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा कि वर्णों के प्रकार बताइए। वर्ण दो प्रकार के हैं, एक तो अच यानी स्वर, दूसरा हल यानी व्यंजन होते हैं। अब अगर हम लोग अपने अगले पेज की तरफ चलें तो हमें यहाँ पता चलेगा कि एक्चुअल में अच क्या है, स्वर क्या है। स्वर वे होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की वर्ण की अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है। मतलब वो वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसको उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं पे का शब्द बोलते हैं तो एक्चुअल में आप का हलंत वाला और उसके साथ में आ यानी स्वर की सहायता से जो बोला जाता है वो होता है व्यंजन। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे आपको आ बोलने में किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये होता है स्वर। तो जिसका उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के करते हैं वो क्या होता है, आप बोलोगे स्वर। जिसका उच्चारण करने में हमें स्वरों की आवश्यकता होगी वो क्या होंगे, व्यंजन होंगे। बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलोगे हाँ या ना, बोलोगे समझ में बात भैया आ गई है। तो वर्ण जो है वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। संस्कृत में अगर स्वर की बात करते हैं तो 13 होते हैं, जबकि आपको पता है वैसे हम लोग 11 ही पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, हम लोग एक बड़ी री और एक बड़ी ली, हम लोग ये ली और री एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा अंग और आहा को इसमें बिल्कुल नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो हमारा जो भी है अयोग वाह के अंतर्गत आएगा, जिसमें विसर्ग और अनुस्वार आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे उसे भी, ठीक है। स्वर हम लोगों ने लिख दिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री ए ओ और ओ। इस तरीके से पूरे के पूरे 13 स्वर आपको पता होना चाहिए। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि भैया जब हम अच प्रत्याहार पढ़ते हैं तो वहाँ पे बड़ी री का हम लोग जिक्र नहीं करते हैं, बड़ा ऊ का हम लोग जिक्र नहीं करते हैं, बड़ी ई की जिक्र नहीं करते हैं, बड़ा और आ का जिक्र नहीं करते हैं। हम लोग वहाँ पर भैया सिंपल सी बात है, जो दीर्घ वाले हैं स्टार्टिंग के स्वर उनकी किसी भी तरीके का री के पहले का जिक्र नहीं करते हैं, ए ओ का जिक्र करते हैं। ली दोनों में रहता है, इस बात को भी हमें याद रखना है। पर इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो इसमें जो बड़े वाले दीर्घ वाले हैं इनका हम लोग जब अच प्रत्याहार पूछा जाएगा तो नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यंजन जो स्वर होते हैं वो कितने हैं संस्कृत में, तो आप 13 बताओगे, अदरवाइज इन 4 को आप लोग माइनस करोगे। और यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने 9 व्यंजन ही बताने हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। 9 स्वर ही बताने हैं, सॉरी व्यंजन मैंने बोल दिया, 9 स्वर ही हमको अच प्रत्याहार में बताने होते हैं। लेकिन अगर स्वर पूछते हैं तो वो हमारे पास 13 होते हैं। तो 13 स्वर हैं। अच प्रत्याहार के हिसाब से स्वर कितने हैं, 9 हैं। 4 कौन से कम होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। बात समझ में आ गई? बोलोगे भैया समझ में आ गई। हमें कुछ आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, जैसे 42 याद रखना पड़ेगा, 46 याद रखना पड़ेगा, 33 याद रखना पड़ेगा, 13 याद रखना पड़ेगा, 9 याद रखना पड़ेगा। भैया इनका मतलब क्या है, फिर भैया हमें इसमें 25 भी याद करना है, 4 भी याद करना है, 4 भी याद करना है। इनका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से भैया। टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं, उसमें 46 संस्कृत में वर्ण होते हैं, 33 भैया व्यंजन होते हैं, 13 हमारे पास स्वर होते हैं, 9 प्रत्याहार हमारे अच प्रत्याहार में स्वर होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 हमारे जो है मेरे भाई क्या होते हैं, बोलोगे ऊष्म होते हैं, 4 हमारे अंतस्थ होते हैं। आई होप तुमको ये बात पूरी की पूरी समझ में आ रही होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। ये बारी सारी बातें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप लिखो, आगे सुनना सारी बातें, ये आपको सारी बातें सुनने के लिए ज़रूर मिलेंगी अभी। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा भैया स्वर तो हमें पता चल गया कौन से होते हैं, पर स्वर के हम लोग भेद भी देख लेते हैं कि स्वर के भेद कौन से हैं। समय के आधार पर स्वर हम लोग देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है कि उसको उच्चारण करने में, उस हिसाब से भेद अगर हम देखें, एक तो हर्ष स्वर होता है, मतलब इसे
एक मात्रा का समय लगता है इसे बोलने में, केवल एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। यह आप लोग लिख सकते हो, इसे हम लोग एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या 5 है, आ ई उ री ली। ठीक है, सारे के सारे हर्ष स्वर हमारे नीचे लिखे हुए। पूछा जाए हर्ष स्वर कौन कौन से हैं तो आप ये बता सकते हो। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा स्वर होता है, एक मात्रिक है, साथ ही साथ ये 5 होते हैं और ये पांचों लिख दिए। दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसको द्विमात्रिक भी बोलेंगे। और द्विमात्रिक है ये 8 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ और री। ठीक, ली। तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए। भैया प्लुस स्वर कौन से होते हैं, प्लुस स्वर होते हैं जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम। और हम ओम बोलेंगे जब, तो बीच में जो लगाइए ओ को थोड़ा लंबा खींचेगा, और माँ में भी हमें थोड़ा सा टाइम देना, उसे भी खींचना है। तो जब हमें 3 मात्रा का समय लगेगा, यानी त्रिमात्रिक छंद कौन सा होगा, वो प्लुत वर्ण होगा। त्रिमात्रिक वर्ण कौन सा होगा, प्लुत वर्ण होगा मेरे भाई। तो दीर्घ वर्ण समझ गए, हस्व समझ गए, प्लुत समझ गए। एक मात्रा का समय हस्व में लगता है, 2 मात्रा का समय दीर्घ में लगता है, 3 मात्रा का समय प्लुत में लगता है। इसका एग्जाम्पल ओम हो गया। इसमें बड़ा आ वाले सारे बड़े वाले ले लेने हैं, साथ ही ले लेना है। इसमें हमको ले लेना है, साथ ही में सारे छोटे वाले ले लेने हैं, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है भैया। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ जाएं क्या अपने अगले पड़ाव पर। अगले पड़ाव पे हमको मिलता है हमारा एक और व्यवहारी, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्रत्याहार में पढ़ा था, जिसको हम नाम से जानते हैं हल प्रत्याहार। क्या बोलते हैं, हल प्रत्याहार। इसके अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन आ रहे थे। इनकी संख्या टोटल कितनी है, 33 होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्वर की सहायता से जो उच्चारण किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। और व्यंजन को उच्चारण करते समय वायु निम्न जगहों पर टकरा टकरा कर बाहर निकलेगी। जैसे कि वो हमारे कंठ में टकरा के निकलेगी, दंत से टकरा के निकलेगी, ओष्ठ के प्रयोग से निकलेगी, मूर्धा के प्रयोग से निकलेगी, हमारे तालु के प्रयोग से निकलेगी। तो इस हिसाब से हम स्पर्श व्यंजन को भी विभाजित करते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। टकरा करके रुक करके बाहर निकलती है, ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और अब हम इनमें से बात करने वाले हैं। अगर व्यंजन के वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजन के भेद के अनुसार व्यंजन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करेंगे, बाकी आगे की बात बाद में देखेंगे। 3 भागों के हिसाब से एक हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, जिनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। तो सभी वर्ग वाले व्यंजन जो होते हैं, जैसे कौन कौन से वर्ग होते हैं, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी गंगा। 5-5 होते हैं सब में। कितने होते हैं, 5-5। और कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 वर्ग में 5-5 पद हैं, यानी टोटल 25 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए, 25 वर्ण हो गए। तो स्पर्श व्यंजन हमारे ये हो गए। अब हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। किसकी बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की। तो वो व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से गर्म भाप बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स स ह। सल प्रत्याहार के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं, जो कि आपने क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी देख लिया था। क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने यही पढ़ा था। याद करिए, यण प्रत्याहार आपको याद होगा। अंतस्थ व्यंजन के लिए हम लोगों ने बताया था कि यण प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। या र ल व, या र ल वाह, याद रहेगा आपको, बोलेंगे बिल्कुल भैया याद रहेगा। ये हमारे सारे कौन से हो गए हैं, अंतस्थ व्यंजन यानी यण प्रत्याहार के व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे शल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, श श श ह। साथ ही साथ स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, जो पांचों वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं। टोटल 25, 4 29, 4 33, टोटल 33 व्यंजन होते हैं। इसी के साथ में एक छोटी सी क्लास थी जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसमें आपके 100% जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे, जो आपके व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अच प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, स्वर कौन कौन से आएंगे, संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं, 13 हैं, 13 के पूरे लिखने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी मैं आपको 10-10 मिनट की, जो रैपिड रिवीजन नाम ऐसे नहीं रखा गया है। रैपिड रिवीजन का मतलब है कि इसको जितना फास्ट मैं कर सकूँगा, जितना ज़्यादा मैं इसको फास्ट कर सकूँगा, उतना फास्ट और उतना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को शेयर करिएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे 10-10 मिनट के एक रैपिड रिवीजन सीरीज आपकी संस्कृत की मैं कंप्लीट पूरी संस्कृत करवा दूंगा। पूरी की पूरी संस्कृत कंप्लीट आपकी करवा दूंगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। अदरवाइज़ फिर मेरी मेहनत जो है वो व्यर्थ चली जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा 10 मिनट ही कर लेते हैं, टाइम अभी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 13 मिनट 12 मिनट 12 सेकेंड 10 सेकेंड 9 8
7 तो 10 मिनट की क्लास तो कम से कम देखने में भी अच्छी लगे, 8-9 मिनट बीच में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए बाय बाय।